नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे सूरजपुर से बड़ी खबर की। भोज खाने से 14 लोग बीमार हो गए हैं। शादी समारोह में भोज खाने से 14 लोग बीमार हुए। 8 बच्चों का भैयाथान अस्पताल में इलाज जारी है। झिलमिली थाना क्षेत्र के केवरा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। पंडो जनजाति बस्ती में शादी समारोह था और इस दौरान सभी लोग भोज में पहुंचे हुए थे और भोज का खाना खाने के बाद अचानक से तबीयत खराब हो गई और इनमें बच्चे भी शामिल हैं, जहां 8 बच्चों को भैयाथान अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। और आप ये देखिए कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि कोई भी सामग्री जल्दी खराब होने की उसमें संभावना बन जाती है। और सूरजपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां भोज खाने से 14 लोगों के बीमार होने की जानकारी मिली है। दरअसल ये सभी लोगों ने शादी समारोह के दौरान भोज खाया था और इस भोज खाने के बाद 14 लोगों को उल्टी, दस्त जैसी तमाम शिकायतें शुरू हो गई। 8 बच्चों का भैयाथान अस्पताल में इलाज जारी है। और साथ ही झिलमिली थाना क्षेत्र के केवरा गांव का ये मामला है। पंडोत जनजाति बस्ती में शादी समारोह था और इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। संवाददाता वरुण राय जुड़ गए हैं। वरुण, 8 बच्चे समेत कई लोग बीमार बताए जा रहे हैं। भोज का खाना खाने के दौरान कहाँ गड़बड़ी थी, क्या गड़बड़ी थी जिस वजह से ये बीमार हुए हैं? जी देखिए, पूरा मामला ही जांच का विषय है, क्योंकि ये जो घटना हुई ये केवरा गांव के पंडो जनजाति बाहुल्य बस्ती है। तो कहीं ना कहीं जो शादी का समारोह था उसमें भोज खाने के बाद 14 लोग बीमार हुए, जिसमें से 8 बच्चे जो हैं जिनका इलाज जारी है और बाकी लोगों को तो फिलहाल राहत की बात है कि उन्हें रिलीज कर दिया गया है। लेकिन जो 8 बच्चे अभी भी उनका इलाज भैयाथान अस्पताल में जारी है। और कहाँ खाने में गड़बड़ी, क्योंकि जो डॉक्टर का कहना है, उनका कहना है कि फूड पॉइजनिंग हुई है। ऐसे में जो फिलहाल है जांच का विषय है कि आखिर खाने में कहाँ गड़बड़ी हो, क्या कुछ कारण था कि इस तरह की जो दूरस्थ क्षेत्र के जो बस्ती है कहाँ समस्या हुई, तो उसके लिए अभी फिलहाल जांच का विषय है और इसमें जांच में जुटी हुई टीम। जी बिल्कुल। और जो बीमार हुए हैं उनकी क्या हालत है? क्या कोई गंभीर बीमार है क्या इसमें? नहीं, अभी फिलहाल तो उनका इलाज रात से ही वो एडमिट है और उनका इलाज जारी है। ऐसे में जो प्रशासनिक जो टीम है, तहसीलदार और मौके पर जो है जनपद की जो टीम है वो जांच में जुटी हुई है। लेकिन जो उनका कहना है कि फिलहाल बच्चों की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है। ऐसे में जांच का विषय है कि कहाँ आखिर खाने में कहाँ कुछ गड़बड़ी थी, उसका जांच के लिए टीम गठित की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका वरुण तमाम जानकारी के लिए। तो अब जांच के लिए टीम गठित की गई कि आखिरकार खाने में किस खाने में गड़बड़ी थी और इसकी वजह से ये सभी लोग बीमार हुए हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। कुल 14 लोगों की बीमार होने की जानकारी। भोज खाने के दौरान इन सभी की तबीयत खराब हुई थी और इन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती किया गया। हालांकि इसमें कोई गंभीर बीमार नहीं है, सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो शादी समारोह के दौरान इन सभी ने खाना खाया था और भोज खाने के बाद अचानक से कई लोगों की तबीयत खराब होने लगी। एक के बाद एक 14 लोग बीमार होने लगे और देखते ही हालत खराब होता देखते ही तुरंत हॉस्पिटल भर्ती किया गया। अब जांच टीम ये जांच करने की कोशिश में कि आखिरकार किस खाने में खराबी थी। राधिका खेड़ा आज बड़ा खुलासा करेंगी। जी हां, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुलासे का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस छोड़ने की वजह भी बताएंगी राधिका खेड़ा। राधिका खेड़ा ने कल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राम मंदिर पर कांग्रेस के रवैये से नाराज बताई जा रही राधिका खेड़ा। और आप ये देखिए कि उन्होंने कई सारी बातें की। उनका ये कहना था कि पार्टी में मान सम्मान नहीं दिया जाता है, लगातार उनका अपमान हुआ है और यही कारण है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत की थी हाईकमान से तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और अब उन्हें ये पार्टी छोड़ना पड़ा। की वजह से उन्हें दुर्व्यवहार, आपने अपने पत्र में कहा है कि रामलला के दर्शन की वजह से उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। कैसे? देखिए, ये बात यहाँ से शुरुआत नहीं होती है। जब रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई तब मैंने अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रखवाया, मैंने उसके वीडियो शेयर करे। तब भी मुझे बोला गया ये तुम क्या कर रही हो। मैंने तब भी इसको इग्नोर कर दिया, मुझे डांट भी लगाई गई, जिसके बाद मेरे को डिबेट्स पे भेजना बंद कर दिया और भी बहुत चीजें हुई। फिर जब मैं रामलला के दर्शन करके आई उसके बाद भी मुझे पार्टी में बहुत बैकलैश मिला। मुझे लोगों ने सोशल मीडिया पे भी कहा और वैसे भी कहा, मतलब अगर मैं राम जी का नाम लेती हूँ तो सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चले जाओ।
राम जी सबके हैं, वो सबके आराध्य है, वो किसी पार्टी के आराध्य नहीं है, पूरे देश के आराध्य हैं। लेकिन लगातार अगर मैं इस रंग के कपड़े पहनती थी तो मुझे कहा जाता था पार्टी ऑफिस में कि तुम भारतीय जनता पार्टी में जा रही हो। शीर्ष नेतृत्व कहता था, लगातार मुझे बोला जाता था कि तुम अपने धर्म को लेके बोल देती हो डिबेट पे, मत बोला करो। मुझे डिबेट्स पे जाने से रोक दिया जाता था क्योंकि मैं लगातार अपने धर्म को लेके एक स्टैंड लेकर रखती थी। लेकिन मैंने कभी कोई पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी थी, फिर भी मुझे ये बैकलैश मिलता था। उसके बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई, मंदिर जाने के 6 दिन बाद मैं छत्तीसगढ़ चली गई, 1 महीने से मैं वहीं थी। और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यालय में मेरे साथ अभद्रता हुई, बदतमीजी हुई, गाली गलौच हुई और ऐसे ऐसे शब्द मुझे बोले गए जो मैंने आज तक अपने 40 साल की उम्र में नहीं सुने थे। और जब मैंने न्याय की गुहार करी तो मुझे न्याय से वंचित किया गया। लेकिन अभी मैंने कोई भी फैसला नहीं किया मैं क्या करूंगी, लेकिन एक बात पे मैं कायम हूं कि मैं न्याय लेकर रहूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि रामलला मुझे न्याय दिलाएं। कैमरा पर्सन प्रणय के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो राधिका खेड़ा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जो राष्ट्र से प्रेम करता है उसका बीजेपी में स्वागत है। उन्होंने कहा कि हर राष्ट्रवादी का बीजेपी में स्वागत है। राधिका खेड़ा का अपमान सिर्फ उन्हीं का अपमान नहीं है, इससे छत्तीसगढ़ का सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा है। राष्ट्रवादी का बीजेपी में स्वागत है, जो राष्ट्र को प्रेम करता है, हर व्यक्ति का बीजेपी में स्वागत है। कांग्रेस में उनको न्याय की आशा नहीं मिली, कमरे में बंद हो गई, डांट फटकार हो गई, अपमानित हो गई, आशा नहीं दिखी उसको न्याय की। और बड़े नेता नहीं चाहते थे कांग्रेसी कि राधिका खेड़ा जी के अपमान में कोई कार्रवाई हो। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस का नैतिक दायित्व है और छत्तीसगढ़ में अपमानित हुई तो कांग्रेस का मैटर नहीं रहा, छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं। तो सुना आपने और संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, राधिका खेड़ा मामला अब गर्माता जा रहा है, देखा यह जा रहा है कि इसको लेकर राजनीतिक जो दल हैं वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और आज कुछ बड़े खुलासे करने की उन्होंने बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ममता, बिल्कुल, देखिए राधिका खेड़ा का जो मामला है वो लगातार अब एक तरह से कहे कि आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में देखने वाली बात होती है कि क्या और भी ज़्यादा विस्फोटक होता है, क्योंकि राधिका खेड़ा ने कहा है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगी और खुलासे करूंगी। और जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनकी भी नज़र उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगी है। और बीजेपी चूंकि कल 7 तारीख को तीसरे चरण के चुनाव भी हैं और बीजेपी के पास भी एक बैठा बिठाया जो है वो मुद्दा मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिला वोटर्स हैं और दोनों ही पार्टियां महिला वोटर्स पे फोकस की हुई है। दोनों का ये दावा है कि महिलाओं के अधिकार को लेकर वो लगातार जो है वो सजग हैं और इसको लेकर गारंटी भी दी गई है। अब ऐसे में दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राम जो है वो छत्तीसगढ़ में ऐसे भी सियासत का हिस्सा रहे हैं पूरे देश भर में, और चुनाव जब आते हैं तो खासतौर पर अगर हम बात करें तो राम के नाम की सियासत बढ़ जाती है। और ऐसे में जो राधिका खेड़ा ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें सबसे ज्यादा इस बात को लेकर फोकस किया गया है, जो उनके साथ विवाद हुआ वो दूसरे क्रम में है, लेकिन पहले क्रम पर उन्होंने कहा कि मैंने रामलला के दर्शन किए और उसके बाद से पार्टी का व्यवहार मेरे लिए चेंज हुआ है। तो जाहिर तौर पर राधिका खेड़ा भी जो है वो राम को ले आई है। ये और बात है कि करीबन कांग्रेस भवन में कुछ दिनों पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह रही थी कि राम को लेकर कांग्रेस पार्टी सियासत नहीं करती, सबको राम किसी पर्टिकुलर पार्टी के नहीं है और हमारी पार्टी जो है वो ने राम वन गमन पद बनाया। तमाम तरह की जो अगर हम बात करें उपलब्धियां वो गिना रही थी। अब देखने वाली बात है कि वो किस तरह के खुलासे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करती है। और जिस दिन वो विवाद हुआ क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी पे फोकस रहेगा या और भी पार्टी की जो अंदरूनी बातें हैं उसको लेकर वो कोई बात कहती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दीपक बैज जो है पीसीसी अध्यक्ष, उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो ही जाने कि वो किस तरह के खुलासे करने वाली है और अपनी अपनी स्वतंत्रता है। हालांकि ये कहना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन तनाव तो पार्टी के भीतर भी दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के भीतर। जी बिल्कुल, तनाव तो है ही। और साथ ही ममता, राधिका खेड़ा आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करती हैं, क्योंकि उन्हें अपमान करने का आरोप तो उन्होंने लगाया ही है और साथ ही जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर भी निशाना साधा गया कि जब उन्होंने कंप्लेन की इस बात का उन्होंने जिक्र किया तो उस तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया और ना ही कोई इस पर एक्शन लिया गया। ममता, इस बात से वो ज्यादा आहत हुई हैं।
बिल्कुल देखिए, राधिका खेड़ा ने उस विवाद के बाद में जो ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद में उस विवाद को लेकर तो ट्वीट किया, लेकिन उसके साथ ही सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी निशाने पर लिया। उसके बाद प्रियंका गांधी का दौरा होने वाला था, उसमें उन्होंने प्रियंका गांधी को भी निशाने पर लिया। एक और ट्वीट किया जब ये माना जा रहा था तो कुछ घंटे पहले कि ये मामला जो है वो शांत हो गया है, और पवन खेड़ा जब आए और वो होटल भी गए थे बातचीत करने के लिए, तो उसके बाद ये माना गया था कि मामला शांत हो गया। लेकिन अगले ही दिन जब प्रियंका गांधी आई तो उन्होंने प्रियंका गांधी को टैग किया और उसमें लिखा कि दीदी क्या न्याय मिलेगा। तो जाहिर तौर पर ये तो रुख साफ दिख रहा था राधिका खेड़ा का कि वो आर या पार की लड़ाई पे है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जब गुरदीप सप्पल आए हुए थे और दोनों को बयान के लिए बुलाया गया था, उसके बाद जब वो बाहर निकली थी तो उनका कहना था कि वो सही समय पर इसका जवाब देगी। हालांकि जब दीपक बैस से पूछा गया था, उनका कहना था एआईसीसी को जवाब भेज दिया गया है। तो ऑलमोस्ट जब थोड़ी सी शांति पार्टी के भीतर दिखाई दे रही थी तो यही लग रहा था कि शांति हो सकती है आने वाले समय में। लेकिन कल जब उनका इस्तीफा आया और जो 3 पन्ने का जो लेटर आया, उस चिट्ठी में जो उन्होंने बातें रखी थी और न्याय के लिए लड़ती रहूंगी, ये भी इस तरह की चर्चाएं हैं कि हो सकता है राधिका खेड़ा जो है, जिस यानी कि राधिका खेड़ा अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उस पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी की नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब सियासत गरमाई हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल 7 सीटों पर मतदान होना है। 1,39,00,000 से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। पोलिंग बूथों पर मतदान दल हो रहे हैं रवाना। सुरक्षा बलों की 202 कंपनियां होंगी तैनात। 15,701 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान। 1,072 संवेदनशील, 52 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 7,887 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग करेगा निर्वाचन आयोग। 202 सीआरपीएफ और आईटीबीपी की कंपनियां रहेंगी तैनात। रायपुर, बिलासपुर लोकसभा में 3 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा। तो छत्तीसगढ़ में कल 7 सीटों पर मतदान होना है और तीसरे चरण की कल वोटिंग होने वाली है। और इस वोटिंग के दौरान कुल 1,39,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पोलिंग बूथों पर मतदान दल रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा बलों की 202 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, जहां रायपुर, बलरामपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर और साथ ही मुंगेली में तमाम तैयारियां चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों में जाने मतदान दलों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रायपुर जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों को ईवीएम सेट मिल चुका है। रायपुर के बीटीआई मैदान स्थित शासकीय स्कूल में मतदान कर्मियों को मतदान सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता तनु वर्मा ने। 7 लोकसभा सीटों पर कल तीसरे चरण का मतदान होना है और मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से भी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड पे, जहां पर मतदान कर्मियों को मतदान सामग्रियों का जो है वितरण किया जा रहा है। देखिए लंबी लाइनें यहाँ पर जो है वो लगी हुई है। इसके साथ ही मतदान कर्मियों को जो है उनकी किट का वितरण यहाँ पर किया जा चुका है। ट्रेनिंग में पूरी जानकारी दी गई हमें। मतदाता जो भी हमको है ना वोटिंग करना है, मशीन से वोटिंग करना है। बैलेट यूनिट है, 3 बैलेट यूनिट मिल रहा है और सीयू है और वीवीपैट है जिसे वोटिंग कराना है। यहाँ से ये पूरा सामान आप लोग लेकर जाएंगे, कितनी बड़ी चुनौती रहती है आप लोगों के लिए रास्ते में पूरा सामान सही सलामत लेके जाएंगे? हाँ, बहुत जवाबदारी रहता है और उसको हम लोग पूरी तरह से निभाते हैं और जरूरत पड़ने पे एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं हम लोग। हमारा तो पिंक ही बूथ है मैम, तो हमको तो लगता है कि सारी सुविधाएं मिलेंगी हमको। ट्रेनिंग में महिलाओं को लेकर क्या कुछ बताया गया आप लोगों को कि ये सुविधा रहेगी वहाँ पे? ऐसे तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, है ना, तो सब तो जानते ही हैं, बट हमारा पिंक बूथ ही है मैम, तो उम्मीद है कि सब चीज़ मिले हमको वहाँ पर। तो देखिए तैयारियां लगभग जो है पूरी कर ली गई है। इस बार गर्मी भी एक बड़ी चुनौती है, ऐसे में सभी बूथों में जो है गर्मी को लेकर भी खास व्यवस्था जो है की गई है। और बस थोड़े ही देर में ये सभी मतदान कर्मी जो है अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए अपने सामग्रियों के साथ रवाना होंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। वहीं जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां पोलिंग पार्टी को मतदान सामग्री के साथ ही मतदान बूथ की तरफ रवाना किया जा चुका है। और जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने मतदान की तैयारियों को लेकर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है।
सर यहाँ पूर्व की भांति बहुत अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ मतदान कर्मियों के लिए व्यवस्था की गई है और मतदान कर्मी भी सुरक्षित रहे, साथ में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए अब मतदान सामग्री भी वितरण किया जा रहा है। सर किस तरह की तैयारी की गई थी और मतदान कर्मी को किस तरह की सुविधा दी गई है? देखिए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मंशा है कि जो हमारा मतदान है वो अधिक से अधिक हो, उसके लिए हमारे वोटरों की सहूलियत के लिए और जो हमारे कर्मचारी कल्याण है उस दोनों के लिए हमने अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं। इस बार आप देखेंगे कि पिछली बार की व्यवस्था से भिन्न करते हुए हमने हर एक सेक्टर के सामने मतदान केंद्रों के केंद्रवार कुर्सियां लगा रखी हैं, तो वहां पर आके अपना दल आराम से बैठ सकता है। जब पूरा दल पूरा हो जाता है तो सामने वो मतदान अधिकारी जो सेक्टर अधिकारी उनको संपर्क करके अपनी मशीन और सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठे बैठे वो सामग्री का मिलान कर सकते हैं और उसके बाद में फिर जब सारी सामग्री पूरी हो जाएगी तो जो उनका अलॉटेड व्हीकल है उस व्हीकल में जाके बैठ के अपने मतदान केंद्र की तरफ रवाना हो सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे वहीं सरगुजा जिले में कल होने वाले मतदान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथों की तरफ रवाना किया जा रहा है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में कल होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरगुजा जिले में कल मतदान को लेकर आप देखेंगे मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया जा रहा है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में कल होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल छत्तीसगढ़ की कुल 7 सीटों पर मतदान होना है और इन 7 सीटों पर मतदान संपन्न कराने के लिए जो मतदान दल है वो रवाना हो रहा है। तमाम जो जरूरी उपकरण है, जरूरी सामग्री है, उसको लेकर रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो और साथ ही जो संवेदनशील इलाके हैं, अति संवेदनशील जो बूथ हैं जहां पर, वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। आपको बता दें कि अलग अलग जो कंपनीज हैं सिक्योरिटी के लिहाज से वहां पर तैनात की गई हैं। तो देखिए, रायपुर से तनु वर्मा, बिलासपुर से उमेश मौर्य, मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो तनु आपके पास आते हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं। कल 7 सीटों पर मतदान होना है तनु। जी बिल्कुल, देखिए तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर जो है मतदान होना है और मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। आज राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में सभी मतदान कर्मियों को, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान सामग्री का जो है वितरण किया गया और इस दौरान मतदान कर्मियों को ईवीएम सेट उनका मिल चुका है, जिसके बाद मतदान कर्मियों के द्वारा अपने सामानों को चेक किया गया कि पूरी तरह से उनके सामान जो है सुरक्षित है कि नहीं। लिस्ट से उन्होंने मिलान किया और उसके बाद कुछ देर बाद जो है मतदान कर्मी अपने अपने क्षेत्र के लिए जो है वो रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि रायपुर लोकसभा के 9 विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान दलों को उनके सामग्रियों का वितरण किया जा चुका है और सभी अपने अपने मतदान केंद्र के लिए भी रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही गर्मी भी इस बार के मतदान के लिए बेहद बड़ी जो है वो चुनौती है और इसको देखते हुए सभी बूथों पे खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। मतदाताओं के लिए पानी, बिजली और शेड की व्यवस्था वहां पर जो है वो की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। 202 कंपनियां सुरक्षा की कमान जो है वो संभालेंगी। इसके साथ ही 15,000 से अधिक मतदान केंद्रों में कल मतदान होना है, जिसमें 1072 संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं और 52 अति संवेदनशील मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। तो पूरी तरह से तैयारियां लगभग जो है पूरी कर ली गई है और सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए 12,000 से अधिक गाड़ियों का भी अधिग्रहण जो है किया गया है और बस थोड़े ही देर में सभी मतदान कर्मी जो है अपने अपने मतदान सामग्रियों के साथ अपने अपने बूथ के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही उमेश आपके पास आते हैं। बिलासपुर में कैसी तैयारियां देखी जा रही हैं, जो कि बहुत जरूरी है, और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम किए गए हैं? रेणु जी, देखिए बिलासपुर में लगभग 37 जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में है। ऐसे में यहाँ पर जो बैलेट यूनिट है उसकी संख्या बढ़ गई है, क्योंकि एक बैलेट में 16 प्रत्याशियों के नाम होते हैं। ऐसे में 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो 3 बैलेट का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा सभी मतदान केंद्रों में। और उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं निर्वाचन आयोग की, जिला निर्वाचन आयोग की, उन्होंने पूरी कर ली है। सुबह से ही जो मतदान दल है वो स्ट्रांग रूम में पहुंचा हुआ है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कोनी में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ पर सभी को जो चुनाव सामग्री है वो वितरित की जा रही है। और इसके लिए 500 से अधिक जो बस है वो
अधिग्रहित किया गया है। तो ये जो मतदान दल है सुबह से ही वहां पर पहुंचकर सामग्रियों को ले लिया है। इसके साथ ही अब वो उन बूथों पर जा रहे हैं। लगभग 2251 जो बूथ है वहां के लिए ये जो मतदान दल है रवाना हो गए। सुरक्षा के तमाम उपाय प्रबंध किए गए हैं और जहां पर अति संवेदनशील है वहां पर बड़ी सुरक्षा बल तैनाती की गई। इसके साथ ही सीसीटीवी से भी कई ऐसे संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं उस पर भी निगरानी रखी जाएगी। रही बात मतदाताओं के लिए किस तरह का इंतजाम है, तो मतदाताओं के लिए जैसे कि जिला निर्वाचन की गाइडलाइन थी कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, धूप से बचने के लिए छांव की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए और जो विकलांग है उनको आसानी से मतदान कराया जाए, इसके लिए पर्याप्त जो व्यवस्था है उन केंद्रों में कर दी गई है। बस इंतजार है तो कल का है जब तमाम जो तैयारियां उनके लिए मतदाताओं के लिए पूरी कर ली गई है। मतदाता जब आएंगे और अपनी वोट का जो है उपयोग करेंगे तो तैयारियां लगभग पूरी हो गई रेनू जी, बस इंतजार कल का है जी। बिल्कुल। और मिथिलेश, संवेदनशील कई जगहों पर अति संवेदनशील बूथ भी बनाए गए हैं और यहाँ पर सुरक्षा काफी चाक चौबंद किए जाने की बात कही जा रही है। कैसी तैयारियां दुर्ग में देखी जा रही हैं? देखिए रीनू, सारी तैयारियां निर्वाचन ने पूरी कर ली है और बस कल जो मतदान होगा उसकी तैयारी की जा रही है। आज सुबह से ही मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। दुर्ग लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिनके लिए सभी केंद्रों में यहाँ पर मतदान केंद्र रवाना हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया आरंभ हुई है। अभी कुछ देर के बाद सभी मतदान केंद्र अपने अपने स्थानों में पहुंच जाएंगे, अपने अपने केंद्रों में पहुंच जाएंगे। 2223 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे। कल सुबह 7 बजे से प्रक्रिया आरंभ होगी, कल शाम के 6 बजे तक चलती रहेगी। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 1800 जो है वो सैनिक यहाँ पर बुलाए गए हैं जिसमें बीएसएफ भी शामिल है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और संवेदनशील अति संवेदनशील तो नहीं है लेकिन ये जरूर है कि दुर्ग लोकसभा में क्रिटिकल मतदान केंद्र जरूर है जहां पर ये देखा गया था कि पिछले जब चुनाव हुए थे वहां पर जो पोलिंग जो होती है वो संख्या कम होती थी तो उसको बढ़ाने के लिए इसका नाम रखा गया था क्रिटिकल। वहां पर प्रयास किया है निर्वाचन विभाग ने कि वहां पर किस तरह से मतदान जो है वो अधिक से अधिक हो। चुनौती ये जरूर है कि गर्मी का मौसम है और यहाँ पर गर्मी के मौसम में लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे तो उनको मतदान केंद्रों तक लाने और अधिक से अधिक जो है मतदान की संख्या हो, ये चैलेंज बना हुआ है। हालांकि प्रशासन जो है पूरा प्रयास कर रहा है, लगातार पिछले 20 दिनों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं अधिक से अधिक जो है लोग अपने मतों का प्रयोग करें, ये लोगों से अपील की जा रही है। तो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, बस इंतजार किया जा रहा है कल सुबह 7 बजे का जब मतदान आरंभ होगा और शाम के 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चूंकि गर्मी के लिहाज से भी तमाम व्यवस्थाएं की जिनकी बात की जा रही है ताकि अगर मतदाता पहुंचे बूथ पर तो उसे हर तरीके की जो व्यवस्था है वो मिल सके। नारायणपुर से खबर है, नक्सलियों ने जारी किया है पर्चा। अबूझमाड़ में मुठभेड़ पर पर्चा जारी किया गया है। मारे गए 10 नक्सलियों में से 6 को साथी बताया और 30 अप्रैल को काकुर टेकमेटा में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में मारे गए थे 10 नक्सली और नक्सलियों ने एक पर्चा जारी करके, नारायणपुर का पूरा मामला है, अबूझमाड़ में मुठभेड़ पर जारी किया गया है पर्चा। मारे गए 10 नक्सलियों में से 6 को उन्होंने साथी बताया है और उनका ये कहना है कि जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 10 मारे गए नक्सलियों में 6 उनके साथी भी थे। 30 अप्रैल को काकुर टेकमेटा में मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। तो नक्सलियों ने माना है कि जो 10 नक्सली माने गए थे उनमें 6 उनके साथी बताए जा रहे हैं जिन्हें मारा गया है और मुठभेड़ के दौरान 10 नक्सलियों को मारा गया था। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।